हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लस्टर बी का ये लास्ट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्लस्टर सी पढ़ेंगे। तो क्लस्टर बी में 4 डिसऑर्डर्स आते हैं: एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक, हिस्ट्रियोनिक एंड बॉर्डरलाइन। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। ओके, तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम शॉर्टकट में BPD बोलते हैं और इसका एक और नाम है विच इज इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे आपको जैसे ICD-10 है, ICD-10 में जब भी हम देखते हैं तो वहां पे इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिया होता है। उसी को हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। Borderline personality disorder is a serious mental illness causing unstable moods, self-image, and relationships marked by intense emotions, impulsivity like self-harm, substance abuse, chronic emptiness, fear of abandonment, and difficulty controlling anger, often stemming from genetics, environment, and trauma. ओके, तो ये पूरा डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन को आप पूरी तरीके से अगर जब भी पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड है, जैसे कि सबसे पहला है इंटेंस इमोशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इमोशंस देखोगे और इस नाम को पढ़ोगे इमोशनली अनस्टेबल, इसका क्या मतलब है कि जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स होते हैं वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, कभी भी उनका जो इमोशन है वो स्टेबल नहीं हो पाता है और उनका जो भी इमोशन है वो बहुत इंटेंस होता है। ओके, या तो वो किसी को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे या तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आइदर गुड और बैड। ठीक है, बीच का कुछ भी नहीं है। ओके, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि डेफिनेशन पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखा है अनस्टेबल मूड। ठीक है, मूड जो है, मूड एज एन इमोशन जो होते हैं, हम एक हैप्पीनेस शो करते हैं, एक एंगर शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो इमोशन जो है वो अनस्टेबल है, मूड अनस्टेबल है। कुछ नहीं पता कि जो भी बॉर्डर लाइन वाले पेशेंट है वो कब कैसे रिएक्ट करेंगे। अब जब आप नाम देखोगे ना बॉर्डर लाइन का मतलब ही क्या हुआ, एक बॉर्डर पे, ये सपोज बॉर्डर है, ना इधर के ना इधर के। ठीक है, एक बॉर्डर पे चल रहे हैं। ठीक है, ओके, उसके अलावा क्या है, अनस्टेबल सेल्फ इमेज एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, अनस्टेबल सेल्फ इमेज एज इन उन्हें खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या है, कैसे हैं, उनका सेल्फ इमेज कैसा दिख रहा है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं। तो जो सेल्फ इमेज है वो क्या होता है, अनस्टेबल है। रिलेशनशिप भी अनस्टेबल रहता है क्योंकि इन्हें ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, आगे हम साइन एंड सिम्टम में पढ़ेंगे। तो जो भी इनके पार्टनर होंगे या जो भी इनके साथ रिलेशनशिप में है, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो, चाहे वो इनके पार्टनर हो, कोई भी हो, वो अचानक से इनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि तुम मेरे लिए सब कुछ करो। ठीक है, और किसी भी दिन अचानक से अगर इनका मूड चेंज होता है तो ये उसको बहुत ही ज्यादा डिमीन करना शुरू कर देंगे, उसको बहुत ज्यादा नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनके रिलेशनशिप्स भी अनस्टेबल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मार्क्ड बाय इंटेंस इमोशन, इम्पल्सिविटी। इंटेंस इमोशंस होते हैं, इम्पल्सिविटी एज इन ये अचानक से खुद को हार्म भी करना शुरू कर सकते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें सेल्फ हार्म, सुसाइड ये बहुत ज्यादा कॉमन होना शुरू हो जाता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। ओके, उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज एज इन इतना इनका मूड अप एंड डाउन जा रहा है, अनस्टेबल है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है कि ये अचानक से सब्सटेंस कोई भी, मतलब जैसे अल्कोहल है या ड्रग्स है, उस पर भी डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोनिक एम्प्टीनेस। इन्हें बहुत ज्यादा खाली लगता है, ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरा सगा, मैं बहुत खाली हूँ, मतलब बहुत अकेली हूँ या बहुत अकेला हूँ। फियर ऑफ अबेंडनमेंट, मतलब इन्हें ऐसा डर लगता है कि कोई मुझे, मतलब सभी मुझसे दूर ना हो जाए, मुझे छोड़ ना दे कोई। ठीक है, एंड डिफिकल्टी कंट्रोलिंग एंगर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सेम जो इमोशंस हैं वो बहुत इंटेंस हो जाते हैं और अनस्टेबल इमोशंस रहते हैं, ऑफन स्टेमिंग फ्रॉम जेनेटिक्स, एनवायरमेंट और ट्रॉमा। ठीक है, अब ये क्या है, ये शुरू कहाँ से होता है, देखा गया है कि कुछ रीजंस ऐसे हैं। जेनेटिक्स मतलब अगर
फैमिली में किसी को भी है तो फिर वो मतलब हेरिडेटरी वाली चीज होती है। देन एनवायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, और चाइल्ड ट्रॉमा, ट्रॉमा एज इन जैसे चाइल्ड ट्रॉमा, कोई भी सेक्सुअल अब्यूज है या कोई भी ट्रॉमा बचपन में देखा है, फैमिली को सेपरेटेड देखा है, फैमिली में लड़ाई झगड़े देखे हैं, तो ये सारे इमोशंस जो हैं वो अनस्टेबल हो सकते हैं और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में यहाँ कुछ मेंशन किए हुए हैं, 7 सिम्टम्स हमने हाईलाइट किया है। तो पहला है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इमोशनली ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। रैपिड इंटेंस मूड शिफ्ट्स, जैसे कि डिस्फोरिया हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है, एंजाइटी भी होती है। लास्टिंग आवर्स टू डेज। ओके, अब देखो, रैपिड इंटेंस मूड शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बुरा लगा, थोड़ा बुरा लगेगा और फिर मतलब रोना आएगा, ऐसा नहीं है। या तो वो अचानक से रोना शुरू कर देंगे या तो अचानक से खुश हो जाएंगे। जो भी उनका इमोशन होता है वो आइदर दिस और दिस ऐसा होता है, ठीक है, बीच का कुछ भी नहीं है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो रैपिड और इंटेंस मूड शिफ्ट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्फोरिया, डिस्फोरिया एज एन एक डिस्कम्फर्ट फील करना, किसी भी चीज में अच्छा नहीं लग रहा, खुश नहीं हो रहे। हमने एक वर्ड पढ़ा था यूफोरिया, यूफोरिया एज एन एक खुशी, एक हैप्पीनेस होता है, उसका ऑपोजिट होता है डिस्फोरिया, मतलब खुशी नहीं हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, किसी भी बात से, छोटी सी भी बात अगर हो जाती है तो भड़क जाते हैं, एंजाइटी होना शुरू हो जाता है। और ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो मूड शिफ्ट है, वो शायद कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। इट्स नॉट प्रिडिक्टेड कि अगर मूड शिफ्ट हो रहा है तो कितने टाइम के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा, चलो ठीक है 1 घंटा छोड़ देते ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मे बी 1 घंटे में ठीक हो जाए, 5 मिनट में ठीक हो जाए, मे बी 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है अनस्टेबल रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली जो ये इतने सारे इमोशंस जो हैं अप डाउन चल रहे हैं, अनस्टेबिलिटी है, एंगर इश्यूज है, सब्सटेंस अब्यूज कर सकते हैं, फिर सेल्फ हार्म कर सकते हैं, तो उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है, वो है इंटेंस आइडियलाइजेशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ अदर्स, ठीक है। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं आइडियलाइजेशन, devaluation एंड डिस्कार्ड, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है इंटेंस आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ अदर्स, इसका मतलब मैं समझाती हूँ, और इसको हम यूजुअली ये बोलते हैं। तो आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, और ज्यादा स्पेसिफिक अगर आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं अभी समझाती हूँ। इंटेंस आइडियलाइजेशन, आइडियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि उनके साथ जो भी उनके पार्टनर होंगे या जो भी फ्रेंड होंगे, वो उनको ना अचानक से आइडियलाइजेशन मतलब आइडियलाइज करने लग जाएंगे कि वाओ तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने मतलब आई एम सो प्राउड कि तुम मेरे पार्टनर हो या तुम मेरे भाई बहन वटेवर हो, और तुम इतना अच्छा कर रहे हो, देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब उसके फ्लॉज को नेग्लेक्ट करके जो भी अचीवमेंट सामने वाले के होंगे उसको वो बहुत बड़ा बनाने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी तारीफें करने शुरू कर देंगे। तो ये एक मूड है, ठीक है, आइडियलाइजेशन। दूसरा, सडनली जब उनका मूड फ्लिप होता है, जब उनका मूड चेंज होता है, वो डीवैल्यूएशन करने लग जाते हैं। डीवैल्यूएशन एज इन तारीफ को छोड़ देंगे, सिर्फ फ्लॉज बताएंगे, तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो बहुत बुरे हो, तुम तो ऐसा करोगे, तुम तो ऐसा करोगे, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, ओके, पहले आइडियलाइज करना कि बहुत तारीफों के पुल बांध दिए, फिर अचानक से पटक देना, ठीक है, उनको उनकी तारीफें ही नहीं करना, उनकी सारी गलतियों को काउंट करवाना शुरू कर देते हैं। एंड डिस्कार्ड, डिस्कार्ड एज इन उनको नेग्लेक्ट कर देना, उनको छोड़ देना, ठीक है, दूर कर देना। दैट इज देयर बिहेवियर, ठीक है। इसी वजह से उनका एक रिलेशनशिप मेंटेन रह नहीं पाता है, अनस्टेबल रिलेशनशिप रहता है। क्योंकि एक होता है ना, एक नेचर होता है किसी का कि ठीक है मतलब कुछ फ्लॉज काउंट करवाए तो कुछ तारीफें भी करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, अचानक से सिर्फ तारीफें तारीफें, मूड फ्लिप हुआ, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद उससे दूर हो जाना, बात नहीं करना, ठीक है। दैट इज देयर बिहेवियर। ओके, दूसरा क्या है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। अब देखो ये खुद दूसरों की डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, है ना, खुद डिस्कार्ड कर रहे हैं, और इनको डर भी है कि कोई मुझे छोड़ के चला ना जाए। एक इनका मूड ऐसा होता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी या कैसे रहूंगा या मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ठीक है। तो इन्हें ये फियर भी रहता है कि कोई मुझे छोड़ के चला ना जाए। ओके, नेक्स्ट आते हैं
आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस में क्या है? अनस्टेबल सेल्फ इमेज और सेंस ऑफ सेल्फ। यहाँ पे लिखा था ना हमने, अनस्टेबल सेल्फ इमेज। इनका जो सेल्फ इमेज है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, ओके, और कोई सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है कि कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे बिहेव करना है, इस चीज का कोई सेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी एज इन रेकलेस स्पेंडिंग। रेकलेस स्पेंडिंग एज इन अगर इनके पास थोड़े पैसे हैं भी तो ये कुछ सोचे बिना कि कल क्या करना है, कल मेरे पास ये पैसे होंगे या नहीं होंगे, वो फालतू में उस चीज को उड़ा देंगे, ठीक है। देन सेक्स एज इन सेक्सुअल इंटरकोर्सेज, वो भी अनप्रोटेक्टेड है, जैसे देखा गया है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स के टूवर्ड्स ज्यादा जाते हैं। देन सब्सटेंस अब्यूज, ओके, एल्कोहल हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना। बिंज ईटिंग, ठीक है, कुछ भी फालतू में कुछ भी खाते रहना। उसके अलावा रेकलेस ड्राइविंग और सेल्फ हार्म। मतलब रेकलेस ड्राइविंग एज एन ऐसी ड्राइविंग जिसमें इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे चोट लग रही है या नहीं लग रही है, मेरे साथ में कोई बैठा है तो उन्हें चोट लग रही है या नहीं लग रही है। एंड सेल्फ हार्म, ये खुद को भी हार्म करते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये सुसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्रोनिक एम्प्टीनेस, पर्सिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ बोर्डम और मीनिंगलेसनेस। ओके, तो इन्हें कंसिस्टेंट एक बोर्डम फील हो रहा होता है, एक खालीपन फील हो रहा होता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए, मैं बहुत अकेली हूँ, ऐसा इन्हें कंटिन्यूसली फील होता रहता है। इनएप्रोप्रिएट एंगर, डिफिकल्टी कंट्रोलिंग इंटेंस एंगर, फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट। इनको अपना गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली ये बहुत ज्यादा भड़कते रहते हैं, ठीक है। जब भी गुस्सा इन्हें आएगा ये भड़क जाएंगे और इन्हें गुस्सा किसी भी बात पे आ सकता है, ओके। लास्ट है हमारे पास स्ट्रेस रिलेटेड पैरानोइया या फिर डिसोसिएशन। तो जब भी इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो एक तो इन्हें पैरानॉइड थॉट्स आ सकते हैं। पैरानॉइड थॉट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैरानॉइड, जब भी ये वर्ड आप सुनो इसका मतलब यही है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसे डाउट है कि उसके आसपास जो भी लोग प्रेजेंट हैं वो उसे हार्म करना चाहते हैं, ठीक है, या तो मारना चाहते हैं, या तो उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, या तो उसका बुरा करना चाहते हैं। दैट इज पैरानॉइड, ठीक है, ओके। उसके अलावा फीलिंग ऑफ डिटैच फ्रॉम रियलिटी, जिसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं। अब देखो ये जो डिसोसिएशन है ना, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ मैं बस आपको समझा रही हूँ कि डिसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएशन एज एन एक एग्जाम्पल देंगे, जब भी क्लास में कोई पढ़ा रहा होता है, सपोज अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप शॉर्ट टाइम के लिए आप मेरी बात सुन तो जरूर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है कि अरे मुझे तो ट्रिप प्लान करना है, अभी छुट्टियां आ रही है, मैं यहाँ घूमने जाऊंगी, मैं वहां घूमने जाऊंगी, एंड सडनली आप फिर घूम घाम के वापस आ जाते हो कि अरे क्लास में हूं मैं, क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन एज एन आप शॉर्ट टाइम के लिए डिटैच्ड हो जाते हो जो भी आपकी सराउंडिंग है उससे, कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। कभी कोई आपको स्टोरी सुना रहा हो, आपने स्टार्टिंग सुन लिया, आप उसके बाद सुनते सुनते कुछ और सोचने लग जाते हो, फिर आप आते हो वापस और फिर एंडिंग सुनते हो, ठीक है, बीच का आपने सुना ही नहीं, तो दैट इज डिसोसिएशन, ठीक है। तो इन्हें भी डिसोसिएशन होता है, उसके साथ साथ स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड थॉट्स भी आते हैं, ओके। सो दीज आर फ्यू साइन एंड सिम्टम्स, ओके, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। और ये क्लस्टर बी का लास्ट डिसऑर्डर था, ठीक है। तो क्लस्टर बी भी हमारा खत्म हो गया, तो क्लस्टर ए और क्लस्टर बी हमारे खत्म हो चुके हैं। अभी तक हमने इन टोटल 7 टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं, और आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम क्लस्टर सी भी स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।